ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी का जो 2025 में एग्जाम हुआ है उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप ये पूरे हम 101 शिफ्ट का करवाएंगे, अगर आप 101 शिफ्ट का अगर लगा कर जाते हैं तो ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन, अरे एएलपी, हाँ एएलपी टेक्नीशियन, ये तीनों एग्जाम कवर होंगे। साथ में जहाँ जहाँ पर अगर साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपका अच्छा हो जाएगा, साइंस के क्वेश्चन भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो आप जो है ये पूरा 101 शिफ्ट का करवाएंगे तो पूरा 101 शिफ्ट का आप साइंस का क्वेश्चन कर लीजिए, फिर देखिए आपका साइंस में कितना अच्छा 25 में से 25 स्कोर कर पाइएगा। यहाँ अगर टेक्नीशियन में कुछ बताते हैं तो टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में 40 स्कोर हो जाते हैं। ऐसा ही साइंस का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप पूरा 101 शिफ्ट का अगर देख लेते हैं तो आपका साइंस में अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं, 101 शिफ्ट का कराएंगे। तो आज पहला शिफ्ट का है। आप हर रोज आपको शाम को 7 बजे ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये डेली जो है हम करवाएंगे, तो आप डेली इसको कॉपी कलम लेकर और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको जो है आरजीएस पॉइंट सर्च कीजिएगा, आरजीएस पॉइंट, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आरजीएस पॉइंट पर इसका पीडीएफ दे देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जो प्रतिरोध है, एक कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है कितना, 44 ओम, इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा शक्ति का उपभोग किया जाता है कितना, शक्ति पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V² बट्टे R, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे क्या करना है, इसको वैल्यू पुटिंग कर देना है। जैसे वोल्ट कितने दे रखा है, 220, यहाँ पर 220 स्क्वायर है तो 220 गुना 220 और बट्टे में 44, इसको आप काटिए। कैसे काटेगा, 22 दूना 22 से कम 22 और 22 दूना 44, यहाँ पर ये 0 बच गया है तो 0 लिख लीजिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 22 गुना ये जो इसको गुना कर दीजिए 5 बार में, 22 पंचे 110 और 1 0 है, ये 0, 1100 वाट हो गया। ये सब क्वेश्चन जो आप विथिन सेकंड कर सकते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आती है। तो हम जो करवाएंगे वो आप करते जाइए हर रोज और आपका साइंस अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म। इसी तरह मैथ का भी करवाएंगे, तो मैथ में भी आप रहिएगा। 15 तारीख से मैथ को करवाएंगे, 15 तारीख से मैथ में रहेगी। चलिए अगली क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, क्या वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, कौन सा है जो विषम, एल्कोहल। एल्कोहल को अगर देखते हैं तो कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड OH, इसमें देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर बोला है विषम परमाणु जो ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इसमें है, तो ये सही नहीं है। कीटोन का देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इसका जो होता है ये ऐसे भी होता है, RC सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर फिर होता है O, तो ये O होता है, ये हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है RCOOH, ये होता है। तो देख रहे हैं क्या, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन हेलो एल्केन में ऑक्सीजन नहीं है। हेलो एल्केन क्या होता है कि ये जुड़ा होता है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी से ये प्रतिस्थापन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हेलो एल्केन में ऑक्सीजन का विषम परमाणु नहीं होता है, तो इसका ओरिजिनल आंसर जो हो गया हेलो एल्केन हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कल्चर फिशरी क्या होता है, जो मछली उत्पादन होता है, जैसे तालाब है, तालाब में अगर मछली उत्पादन कर रहे हैं तो इसको कल्चर फिशरी बोलते हैं। तो समुद्री जल में मछली पकड़ना नहीं, कृत्रिम संसाधन नहीं, मछलियों का
प्राकृतिक से पकड़ना नहीं होगा, खेती करना। ऑप्शन 4 मछलियों का खेती करना जो होता है वो कृत्रिम, वो कल्चर फिशरी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आए थे और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियां बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए डीएनए क्या होता है, जो हम लोग को डीएनए, जैसे आंखों का रंग हो गया, आंखों का रंग नीला रंग हो गया, किसी का ब्राउन हो गया, बाल का रंग हो गया सफ़ेद हो जाना, ये सब डीएनए का मतलब, जो ऐसा समझिए जो विरासत में मिलती है, विरासत में जो मिलती है वही जो होती है, विरासत में जो मिलती है वो क्या होती है, वो डीएनए से मिलती है। तो इसलिए डीएनए प्रतियां बनाना जरूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, लक्षणों को विरासत के लिए इसका महत्वपूर्ण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पाचन के लिए नहीं, श्वसन के लिए, रक्त, ये सब नहीं होगा। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। तो ऑप्शन हम छाट लेंगे, जो जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है, आयतन द्वारा आयतन प्रतिशत, ये फार्मूला होता है। तो ये इसका आंसर जैसे ऐसे लिखाता है, आयतन द्वारा आयतन प्रतिशत, आयतन बट्टे आयतन गुने से 100 जो हो जाता है वही इसका हो गया। द्रव्यमान द्वारा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बट्टे आयतन गुना, ऐसे जैसे मास हो गया वॉल्यूम, द्रव मास मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम और गुना 100, ये जो होता है यही बोल रहा है सांद्रता। आयतन द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत ये नहीं होता है, द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत। याद आपको रखना, आयतन द्वारा आयतन होता है, द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान द्वारा आयतन होता है, आयतन द्वारा द्रव्यमान नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल की प्रक्रिया द्वारा तेजी से बढ़ते हैं और गुना करते हैं। देखिए मान लीजिए एक स्पाइरोगायरा जो होती है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा ये एक शैवाल है। ठीक है, ये क्या होता है, जब नमी होती है, जहाँ जहाँ नमी होती है तो इतना बड़ा है तो ये टूट कर छोटा 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 टूट जाता है, फिर ये बड़ा हो जाता है, फिर ऐसे टूट के बहुत सारा बन जाते हैं। इसको इस तरह से ये तेजी से बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं विखंडन। तो किस प्रक्रिया, जब पोषक तत्व उपलब्ध होता है और पानी भी होती है तो वहाँ पर जो शैवाल होती है वो विखंडन के माध्यम से वो तेजी से बढ़ते हैं और गुना करते हैं। तो आप इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पादप जो प्रकाश संश्लेषण, जो जहाँ हरा हुआ पौधा का जो भाग हरा होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। जैसे पत्ती हो गया, तो पत्ती तो इसका प्रकाश संश्लेषण करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो तना होता है ये भी आप लोग देखते होंगे हरा है, तो ये भी अगर पत्ती झड़ जाता है तो उस समय यही प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जहाँ जहाँ हरित लवक हो जाएगा, क्लोरेन काइमा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में का। ये जो दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन काइमा क्या है, तो जो इसका जैसे बीज हो गया, तो बीज का जो बाहरी भाग होता है वो जो होता है कठोर आवरण से घिरा होता है, तो वो दृढ़ उत्तक का बना होता है। नारियल का छिलका आप बाहर वाला देख रहे होंगे, दृढ़ उत्तक से बना होता है। पेड़ का जो बाहरी छाल होता है, जैसे ये पेड़ है ना, तो यहाँ पे अगर ये बाहरी छाल जो रहता है वो भी दृढ़ उत्तक से बना होता है। फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम जो होता है ये पेड़ है, अगर ये पेड़ है तो इसका जो भोजन जो बनता है, भोजन बन गया तो इसको इधर से लेके आएगा। फ्लोएम जो होता है द्विदिशात्मक होता है, द्विदिशात्मक लेके भी जाएगा और लेके भी आएगा, दोनों काम करेगा। जाइलम क्या करता है कि जाइलम एक दिशीय होता है, सिर्फ लेके जाता है, जड़ से इसको तना तक लेके जाता है, जड़ से हर एक को तना तक लेके जाता है। जल और खनिज लवण, जल और क्या लेके जाता है, खनिज पदार्थ का परिवहन करता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जाइलम भी ट्रांसपोर्ट का। जाइलम जो होता है वो एक दिशीय होता है जबकि फ्लोएम द्विदिशीय। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पादप, कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरित लवक। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो किया गया कार्य केवल धनात्मक होता है, केवल धनात्मक नहीं, कार्य जो होता है वो ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। हाँ ये सही है, अगर बल की दिशा अगर इधर है, इधर हम बल लगाए और काम भी मेरा इधर ही हुआ तो ये धनात्मक कार्य हो गया।
लेकिन हम बल लगा रहे हैं इधर, काम जो हो रहा है मेरा इस तरफ हो रहा है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अगर बल लगाए काम हुआ ही नहीं, घसका ही नहीं, तो ये ऋणात्मक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, गलत। जो वर्क होता है वो किस पर निर्भर करता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर। तो यानी बल पे तो काम कर ही कर रहा है और विस्थापन पे भी काम करता है, तो ये गलत हो गया। कार्य केवल ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं धनात्मक या शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए दिखाए। जैसे ये टेबल है, हम लोग देखते हैं टेबल के ऊपर कांच रखा रहता है और नीचे में एक पेपर रखा हुआ है जिसमें कुछ लिखा रहता है, तो हमको क्या लगता है कि ये लिखा हुआ जो अक्षर ना ऊपर दिख रहा है। तो ऐसा उठा हुआ चीज जो भी रहेगा वो ऊपर अगर दिख रहा है तो अपवर्तन के कारण, जैसे जल है, ये पानी है, ठीक है, पानी में ऐसे छड़ को हम डालें और छड़ ऐसा मुड़ा हुआ दिख रहा है, छड़ मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये भी अपवर्तन के कारण हो रहा है। पानी में अगर सिक्का है तो ये वास्तविक ऊंचाई जितना दिख रहा है ना, आपको सिक्का यहाँ दिखेगा लेकिन वास्तव में सिक्का यहाँ रहता है, सिक्का नीचे रहता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण हो जाता है। तो जब सिक्का हो गया, छड़ हो गया, या पानी में मछली हो गया, कांच के स्लैब पर ये मुद्रित कागज, ये सब अपवर्तन के कारण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छी तरह, देखिए स्थिर अनुपात जो है इसका नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। ये क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, H2O, जल बन गया। अब इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर एक ही हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ लगा दिए और ऑक्सीजन, आप देखिए बैलेंस हो गया। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन। तो ये जो अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात है, वो तत्व का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो समान है। तो यही है स्थिर अनुपात का नियम। एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपाती होता है, यही सही है। तो एक रासायनिक जो द्रव्यमान होगा वो दोनों तरफ समान होना चाहिए, स्थिर अनुपात का नियम अच्छा तरह से समझा रहा है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, साबुन की सफाई में क्रिया में मिसेल क्या होती है, जो वो झाग रहता है ना, झाग, इसी को मिसेल। इस झाग में क्या होता है कि मैल जो होता है, गंदगी जो होता है वो, प्लस में जो तेल होता है, ये दोनों इसमें फंस जाते हैं, तो इसी को वो बोलते हैं झाग बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसा कर निकालना, इसको मिसेल कहते हैं। साबुन का 2, जैसे साबुन हो गया ऐसे, इसका जो होता है ऐसे 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 ऐसे, ये आर हो गया, फिर ऐसे 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 बहुत सारा ऐसे गोला बना लेता है, ऐसे 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 सब ये ऐसे होता है, सब तिरछा तिरछा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये इसका जो होता है, एक पूंछ होता है और एक इसका हेड होता है। एक जो जल रागी सिरा होता है, अब दूसरे क्वेश्चन में हम इसका डिटेल से एनालिसिस करें। जल रागी और जल विरागी होता है, जल रागी होता है और एक जल विरागी होता है। जो रागी है वो जल से अभिक्रिया करता है और जो विरागी है वो तेल से अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मिसेल यहाँ पर पूछ रहा था, तो मिसेल का आंसर हो जाएगा कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाकर निकालना। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है। तो द्विगुणित जो गुणसूत्र होती है उसको अगुणित में, तो इसका जो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि जहाँ जैसे 2 कोशिका था एक्स और वाई, तो ये जो है 4 पत्री कोशिकाओं में बट जाता है, 4 पत्री कोशिकाओं में बट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ध्वनि तरंग है कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसे एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है।
तो इसका फॉर्मूला हो जाता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/आवर्तकाल टाइम। तो हमको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 बराबर 1/टाइम। टाइम निकालना है इसलिए टी इधर चल आएगा और 1/50 ऐसे हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 0.02 सेकेंड आएगा। तो इसका आंसर इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, 0.02 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगली क्वेश्चन पे, कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निकाली जाती है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है पोटेशियम, फिर होती है कैल्शियम। हम आपको एक इसका दिखा दे रहे हैं, चार्ट दिखा दे रहे हैं, जहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये है इसका सक्रियता श्रेणी, एनसीईआरटी का कटिंग है। इसमें देखिए सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, फिर सीसा, फिर पारा। उसके बाद इधर जो है जैसे जैसे घट रहा है उसकी अभिक्रिया श्रेणी घट जा रहा है। तो क्वेश्चन में था जो सोडियम, ये लोहा जो था, देखिए लोहा नीचे है, ठीक है। आपको ले चलते हैं आप क्वेश्चन पर। तो वो चार्ट देख लिए, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर या लिख लीजिएगा कौन सा श्रेणी में। तो सोडियम, पोटेशियम सबसे ऊपर था, सोडियम उसके बाद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और सोना सबसे नीचे था। तो सोना नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, लोहा हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, सबसे नीचे कौन है, गोल्ड है, गोल्ड। और पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, तो बीच में कौन हो जाएगा, जिंक है। तो लोहा जो होता है वो बीच में आ जाता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा इसका आंसर हो जाएगा, ये बीच में है। ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब है क्वेश्चन, एक ये विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। विभवांतर को गलत सही बताना है, तो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होती है। नहीं, 1 वोल्ट जो होती है वो, इसका फॉर्मूला हो जाता है वोल्ट बराबर कार्य बट्टे कूलम। तो यानी कार्य का तो ऐसा मात्रक जूल होता है, तो जूल प्रति कूलम, इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप न्यूटन प्रति कूलम, ये गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन 1 केवल सही होगा, कथन 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अगली क्वेश्चन पे देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस की शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? लेंस की शक्ति, तो पावर बराबर होता है 1/f फोकस। तो जहाँ पर जो है पावर और फोकस क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से अनुपात, ये नहीं होगा। मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फोकस दूरी का जो होता है वो व्युत्क्रम होता है पावर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है फोकस दूरी का वर्ग, ये गलत हो जाएगा। फोकस दूरी अपवर्तनांक गुणनफल, ये भी गलत हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में भिन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण? देखिए जब भी भिन्नता वाली क्वेश्चन आ जाए तो लैंगिक प्रजनन ध्यान रखिएगा, लैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन में जो इसमें भिन्नता देखी जाती है, जो अलैंगिक प्रजनन करती है जैसे पेड़ पौधे, अलैंगिक प्रजनन जो करती है पेड़ पौधे, इसमें भिन्नता नहीं होती है, ये सेम टू सेम फोटोकॉपी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा भिन्नता जो होती है लैंगिक प्रजनन में होती है। ये कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। जब भी भिन्नता वाला आए तो ये आप टिक कीजिएगा लैंगिक प्रजनन का। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति, एक पंखे का ब्लेड स्थिर गति से घूम रहा है, एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया। अगर लंबवत फेंका गया तो एक पॉइंट पर 0 हो जाएगा, और ऊपर से वृत्तीय गति पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। एक कार रास्ते में तेजी से बढ़ रही है, वृत्तीय गति नहीं बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। एक ट्रेन अपने ट्रैक पर चल रही है, ट्रैक पर सीधी चल रही है, ये भी नहीं होगा। एक पंखा का ब्लेड स्थिर गति से घूम रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को बनाइए, ये एक वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है, एक वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि 0.3 सेकेंड में गिरती है और जी का मान 10 लेना है, तो इसका अंतिम वेग,
तो वेग बराबर सिंपल फार्मूला लग जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, ये फार्मूला लग जाएगा। अब नीचे गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम u का मान क्या लेंगे, u जिस समय मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे नीचे छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो गिर रहा है उस समय इसका मान 0 होगा। कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो v u का मान हम 0 लेंगे प्लस g का मान कितना है 10 लेंगे, और t का मान कितना है, t का मान कितना सेकंड, 3 सेकंड दे रखा था, तो 3 से गुना करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये इसका अंतिम वेग होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, जब भी नीचे आए ना तो उस समय क्या होता है कि जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। अगली क्वेश्चन, एक उपग्रह की पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से एक समान वृत्तीय गति का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक जैसे ये पृथ्वी है और उपग्रह इसका चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ में, तो इसका क्या होगा कि त्वरण जो है वो शून्य से रोकता है। तो क्या रोकेगा शून्य से, अगर त्वरण शून्य नहीं होना चाहिए तो इसका जो है गति की दिशा में लगातार हर बिंदु पर बदलती है, जिसका अर्थ है कि वेग, हाँ अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण शून्य नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। अगर वेग बदल जा रहा है तो त्वरण शून्य नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होता है इसलिए नहीं, ये नहीं। वेग, स्थिर वेग बनाए रखने के लिए गति बहुत अधिक होती है, ये भी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर इसका वेग हर वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो इसका दिशा जो है वेग पर निर्भर करेगा, हर बिंदु पे इसका वेग बदल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगली क्वेश्चन है, एक उपग्रह की पृथ्वी, ये सेम क्वेश्चन है, क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके कारण होता है। तो क्लोरीन जो होती है वो क्लोरीन एक 35 होती है, एक क्लोरीन 37 होती है। 35 वाला होती है 75%, ये आप ध्यान में रखिएगा, और क्लोरीन वाला होती है 25%। क्लोरीन कितना होती है, 25% होती है, ठीक है। तो ये ध्यान, इसको कभी कभी 3:1 रेशियो भी पूछेगा, तो वो आप समझ जाएगा 25 या 75 और 25 एकम 25, 3:1 भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्लोरीन इसका देख रहे समस्थानिक बदल रहा है, जिस कारण से इसका क्या हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान भी बदल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, अस्थमा के मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के किस भाग को प्रभावित करती है। तो ये इसका जो अस्थमा होता है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होता है, इसको जो होता है इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, यहाँ पर बलगम भर जाता है, तो इसका ये प्रभावित हो जाता है। अगली क्वेश्चन है, अंडे का उत्पादन किन कुक्कुट पक्षियों को पाला जाता है। देखिए मुर्गी जो होती है वो अंडे देती है, तो 2 प्रकार की मुर्गी होती है, एक बॉयलर होती है और एक लेयर्स होती है। ये बॉयलर वाला जो होती है ये मांस के लिए है, मांस के लिए, इससे मांस उत्पादन होता है। और जो लेयर वाली है ये अंडे देती है, ये अंडे देती है। तो इसमें क्वेश्चन है कुक्कुट पक्षियों पाला जाता है अंडे के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लेयर्स हो जाएगा। कॉमन कार्प एक मछली है। मिल्च क्या है, मिल्च जो है ये दूध, मतलब दुधारू पशु जो होता है वो होता है, जैसे गाय, भैंस, ये सब मिल्च इसको बोला जाता है, भैंस, ये सब दूध वाला है। कॉमन कार्प मछली है। अगली क्वेश्चन चलते हैं, जब एक जस्ता की छड़ को जलीय कॉपर के सल्फेट घोल में रखा जाता है तो क्या होगा। देखिए अगर जिंक है, ठीक है, और इसको कहाँ रखेंगे, जस्ता कॉपर सल्फेट में CuSO4 में रखेंगे, तो क्या होगा कि ये कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा, जिंक बन जाएगा, क्या जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो धीरे धीरे फीका हो जाएगा और जिंक सल्फेट एक रंगीन बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट के घोल का नीला फीका पड़ जाता है, ये सही है। अभिक्रिया शुरू करने के लिए गर्मी की, ये सब नहीं, घोल का तापमान गिर जाता है, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों हुआ समझ में आ गया ना। जब जिंक एक छड़ ले लेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन डालेंगे तो कॉपर को विस्थापित करके इस पर जो है जिंक, कॉपर के छड़ पर जिंक का परत जम जाता है, जिस कारण से इसका नीला रंग फीका पड़ जाता है।
अगली क्वेश्चन देखते हैं। एक खुली जगह में धातु की प्लेट पर नेफ्थलीन की गेंद को जलाने पर क्या होता है? जब नेफ्थलीन के गेंद को प्लेट पर जलाएंगे, धातु की प्लेट पे, तो ये जो है हाइड्रोकार्बन है। नेफ्थलीन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या होता है कि अगर ये जला तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पूरा नहीं जलेगा। जब पूरा नहीं जलेगा तो ये अधूरा जलेगा, अधूरा जलेगा तो पीला ज्वाला के साथ ये निकलेगा। तो धातु की प्लेट पर कोई जमाव नहीं होगा, पीली लौ नहीं, जब नहीं जलेगा तो काली कालिख युक्त जो है इसमें से जमाव हो जाएगा। धातु की प्लेट पर कालिख के जमाव के साथ पीली लौ के साथ जलती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। दोस्तों अगर आप इस तरह से हर रोज 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रेलवे के हर एग्जाम में जहां से साइंस आती है उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो आप रोज़ जुड़िए और 7 बजे आपको हर रोज़ ये वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।